हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड, यानी कि सिंगुलर सेंस। हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है दो वे के अंदर, टू वेज के अंदर, ठीक है। अब जो यहाँ पे टू वेज होती है उसमें पहले बताया था प्लूरल सेंस। लास्ट क्लास में हमने प्लूरल सेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था कि प्लूरल सेंस क्या होता है, प्लूरल सेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी आज में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस, मतलब स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सिंगुलर सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड। सिंगुलर सेंस के अंदर हम जब स्टैटिस्टिक्स का बोलते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। Statistical methods, that is it is a method of dealing with numerical facts, कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ डील करेंगे। ओके, नाउ अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उससे एनालाइजेशन की जाएगी और फिर इंटरप्रिटेशन की जाएगी, ठीक है। यही जो सब डाटा के तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, यही होता है स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, ठीक है। मतलब कोई भी किसी चीज़ को, डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करे, प्रेजेंट करे, एनालाइज करे, इंटरप्रिटेशन करें, किनका, न्यूमेरिकल डाटा का, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का या फिर न्यूमेरिकल डाटा का। अब देखिए यहाँ पर स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना स्टेजेस होते हैं। अब स्टेजेस का मतलब है स्टेज नंबर 1 2 3 4 5, ये पूरे स्टेजेस हैं। ये एकदम आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए, आगे पीछे आप इसमें कर नहीं सकते। सबसे पहला क्या काम होता है हमारा, डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है। इट इज़ द मेन एंड द फर्स्ट स्टेप इन ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये डाटा क्यों कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करना। दूसरा हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, आफ्टर कलेक्शन द डाटा इज ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब ऑर्गेनाइज में क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन। डाटा को क्या कर दोगे, क्लासीफाई कर दोगे अलग अलग। जो डाटा सिमिलर टाइप का होगा उसे एक तरफ रखेंगे, जो दूसरे टाइप का होगा उसे दूसरी तरफ रखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब आप उस डाटा को क्या कर देंगे, जो डाटा आपने कलेक्ट किया था उसे ऑर्गेनाइज वे में रख देंगे, विच इन्वॉल्व एडिटिंग एंड एडिटिंग भी कर देंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। आफ्टर क्लासिफिकेशन द डाटा इज प्रेजेंटेड इन सम सूटेबल मैनर। अब देखो डाटा को हमने कलेक्ट भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, लेकिन अब उसे प्रेजेंट भी तो करना है जो कि देखने में अच्छा लगे। तो किन किन मदद से आप डाटा को प्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। आप फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में लिखेंगे, मतलब टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे, या फिर क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बना करके आप अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। डायग्राम्स बनाएंगे वहाँ पर आप, ठीक है। या फिर आप लोग वहाँ पर
ग्राफ बना करके अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा एनालाइज इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक। अब आप कुछ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके उस डाटा को जो आपने टेबल में लिखा, डायग्राम में या फिर ग्राफ में लिखा है, उससे आप क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स यानी कि एवरेज का यूज़ करके, हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया एवरेज, जैसे एवरेज निकालते हैं ना किसी भी चीज़ का, जैसे दिस इंक्लूड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एक्सेट्रा। ये आप इसी बुक में पढ़ेंगे, आगे चल करके प्रॉपर टॉपिक आते हैं। ये ना स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमें मेज़र करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया एवरेज, आपको किसी डाटा का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो हो गया एनालिसिस ऑफ डाटा की प्रोसेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। ओके, इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द स्टैटिस्टिकल मैथोलॉजी, इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल थिंकिंग लग जाती है आपकी, क्योंकि जब आप कोई क्या कर रहे हैं, कोई एक समरी बना रहे हैं ना, व्याख्या निकाल रहे हैं ना आप, तो आपको क्या करना है, थिंकिंग करनी पड़ रही है। स्किल एंड एक्सपीरियंस लगता है इस काम को करने में, टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम एनालाइज डाटा, ताकि आप एनालाइज डाटा से कोई मीनिंगफुल थिंग निकाल सके। भाई इतनी मेहनत हमने क्यों की थी डाटा को, हमने डाटा के लिए इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि हम कोई समरी निकाल सके, कोई कंक्लूजन निकाल सकें। द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड द फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज डाटा। जो डाटा हमें एनालाइज होगा उससे ही हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये सब ही होती है हमारा सिंगुलर सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। किसी न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, ये सब सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन कहलाती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल सेंस वर्सेस सिंगुलर सेंस, मतलब इसका यही होता है कि हम इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है 4 लाइन में लिखा हुआ है। हमने क्या करा, एक आपको समझाने के लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस बना दिए, मतलब किस आधार पर हम प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला मैंने अपने हिसाब से बनाया है ये कि स्कोप। ओके, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस डील्स विद द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्लूरल सेंस क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हम कोई भी डीलिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सेंस, ठीक है। वेयर एज इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज अ बॉडी ऑफ वेरियस मेथड्स एंड टूल्स। मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्लूरल सेंस है ना, प्लूरल सेंस के अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा से इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो सिंगुलर सेंस होती है हमारी, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम मतलब उसमें क्या होते हैं, उसमें आते हैं मेथड्स ऑफ द डाटा, डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, मेथड्स आते हैं और टूल्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस रूप में होगी, कोई ठोस रूप में होगी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है, ठोस रूप में है। बट इन द सिंगुलर सेंस इट इज़ बेसिकली अ टूल ऑफ एनालिसिस। नेचर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्लूरल सेंस होती है ना, उसमें हम क्या कहते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ठोस रूप में होता है, लेकिन सिंगुलर सेंस में ये टूल होते हैं एनालाइज करने के लिए। ये नेचर आ गया आपका। थर्ड पॉइंट है स्टेट। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज ऑफन इन द रो स्टेट। देखो हमने आपको बताया था कि प्लूरल सेंस में हम डाटा को क्या करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है वही होती है हमारी क्या, प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग के अंदर। तो इसका कैसा स्टेट होती है, रो होती है,
ठीक है, ये रो स्टेट में होता है। जो मैंने ऊपर लिखा है वो प्लूरल सेंस के लिए, जो नीचे लिखूंगा वो सिंगुलर सेंस के लिए लिखूंगा। इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द रो डाटा। जो सिंगुलर सेंस होता है वो क्या करता है, ये रो डाटा को प्रोसेस करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये रो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रो स्टेट में रखता है, वो रो डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग द रो डाटा। नेक्स्ट है टेक्निक। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव क्या होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं मीन्स यानी कि नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो नंबर्स होते हैं ये हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस होता है ना, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के नेचर में होते हैं, बट इन सिंगुलर सेंस इट इज एन ऑपरेशनल टेक्निक। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, ऑपरेशनल टेक्निक करते हैं। किसके अंदर, सिंगुलर सेंस में। ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सो दीज 4 पॉइंट्स आर डिफरेंट बिटवीन द प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो यहाँ हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस में इसको बता दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही 4 डिफरेंस थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है और उस बॉक्स में बोल रखा है कि एम्पायरिकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही होगा, टॉपिक नंबर 3, व्हाट इज एम्पायरिकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एम्पायरिकल एनालिसिस सबसे पहले पढ़ेंगे, रेफर्स टू अ मेथड। एम्पायरिकल एनालिसिस रेफर्स टू अ मेथड, ये एक मेथड होता है इन विच अ सब्जेक्ट इज स्टडीड, जिसके अंदर हम किसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। यानी कि एम्पायरिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करते हैं ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर या फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इन एम्पायरिकल एनालिसिस नॉलेज इज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो हमें नॉलेज चाहिए, जो हमें एक इंफॉर्मेशन उससे गैदर करनी है, वो जब ही मिलेगी जब हम उसे एक्चुअल एक्सपीरियंस में करके देखेंगे। ठीक है, अंडर नेचुरल साइंस such as physics, chemistry and biology, this method is commonly used। तो जो एम्पायरिकल एनालिसिस का एग्जाम्पल हो गया वो हमारे लिए हो गया फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर। अब क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इन तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या होता है कि आपको पता होगा 10th क्लास तक जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी होगी, जो कि पढ़ी ही होगी, उनमें हम देखते थे कुछ फॉर्मूले होते थे, एलिमेंट्स के सूत्र होते थे। ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या होता था कि वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ही हमें पता चलता था कि ये जो फॉर्मूला है ऑक्सीजन का कैसे बना। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलती है हर चीज़ें। वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती थी साइंस की बुक में। तो इन सभी सब्जेक्टों में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल यानी कि एम्पायरिकल एनालिसिस होती है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। This method is commonly used and relevant laws and statement can be tested and experiment in laboratories। और फिर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना, देखते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, उसका मतलब एम्पायरिकल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो एम्पायरिकल एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर करना, दैट इज कॉल्ड अ एम्पायरिकल एनालिसिस, स्टडी करना। ठीक है, एग्जाम्पल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब एक क्या है, इनमें एक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, इनमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सब कुछ ट्राई की होती है और फिर वो बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज एन अटेम्प्ट टू लेवल प्रिसीजन टू द फैक्ट्स so that they can be easily compared. Under it, first of all, facts are expressed in the form of quantities and quantitative analysis सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डाटा को क्वांटिटी की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म इन द सेंस
25, 20, 30, 35, ये सब न्यूमेरिकल नंबर होते हैं ना। एंड देन सच न्यूमेरिकल डाटा इज क्लासिफाइड, टेबुलेटेड एंड एनालाइज टू ड्रॉ अ रीजनेबल कंक्लूजन। अब हम इन्हीं न्यूमेरिकल डाटा को क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, टेबल में कर देते हैं, टेबुलेटेड कर देते हैं, ताकि उससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकें। उसे ही हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि एम्पिरिकल एनालिसिस के अंदर एक एग्जांपल अगर हम लाइफ में लें कि जैसे कोविड की वैक्सीन जो है ना, वो उस पर जो एनालाइज हुआ वो किस बेसिस पे हुआ होगा, एम्पिरिकल एनालिसिस पर। सभी इंसानों के ऊपर डिफरेंट एजेस के अंदर इस वैक्सीन को ट्राई किया गया होगा, पहले एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, फिर ही एक कोविड की वैक्सीन बनी होगी। ठीक है, हम सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बोल सकते कि 10 में से अगर हमने 10 लोगों को यहाँ पर ये वैक्सीन लगाई है और 6 लोग ठीक हो गए हैं तो कोविड की वैक्सीन बन चुकी है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज़फुल नहीं है। साइंटिफिक थिंग्स में क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज़फुल नहीं है कि 10 में से 6 लोग ठीक हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब पे ये वैक्सीन एप्लीकेबल हो जाएगी, सब पे ये यूज़ हो जाएगी। वहाँ पर हमें एम्पिरिकल एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई हमें सभी एज ग्रुप को, किसी को कोई बीमारी है तो उस पर भी चेक करनी पड़ेगी कि ये एक्सपेरिमेंट करके फिर वो वैक्सीन एक मार्केट में आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू भी। चलिए अब हमारा आज की क्लास का एक नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4, वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या काम करता है। फंक्शन का मतलब क्या क्या क्रियाएं हैं इसकी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। द ब्रॉड फंक्शन परफॉर्म बाय स्टैटिस्टिक्स आर डिस्कस एज अंडर। द फर्स्ट वन इज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, मतलब जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। ये स्टैटिस्टिक्स का पहला काम होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डाटा। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये अंडरस्टैंड करना, किसी भी कंक्लूड करना, अंडरस्टैंड करना एंड कंक्लूड करना फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डाटा। किसी भी बहुत डाटा अगर बहुत सारा है तो उससे हम कोई अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स अभी हमने देखा था ना कि बड़े बड़े डाटा को, आपके पास बहुत सारा डाटा है तो वो क्या करता था कि वो पहले हम डाटा को कलेक्ट करता था, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता था, क्लासीफाई करता था, फिर प्रेजेंटेटिव करता था। तो उसने क्या करा, उसने बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल वे में कर दिया कि जैसे कि मान लेते हैं हमने डाटा कलेक्ट किया, एक तो मेल्स अलग कर दिए, फीमेल्स अलग कर दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, डाटा थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक मीन, मीडियन, कोरिलेशन ग्राफ एक्सेट्रा मेक कॉम्प्लेक्स डाटा इंटेलिजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल इन शॉर्ट पीरियड एंड इन द बेटर वे। अब जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं ना, उसमें ये टेबल्स भी आती हैं। ठीक है, टेबल आती है, ग्राफ्स आते हैं, तो बड़े बड़े डाटा को क्या कर देना, जैसे कि ग्राफ्स, जैसे आपने मैथ्स में पढ़े भी होंगे, ऐसे बार ग्राफ होते थे ना, बार ग्राफ ऐसे, ये हमारे क्या होते थे, बार ग्राफ। तो उसमें क्या होता था, हम बड़े बड़े डाटा को ग्राफ से, कोई भी पर्सन ग्राफ से देख करके उस डाटा को ईजिली समझ जाता था। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, डाटा को क्या करना, सिंप्लीफाई कर देना, कॉम्प्लेक्स फैक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। फैक्ट्स को क्या करना, डेफिनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना। ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts. Statistics summarizes the generalized facts and present them in a definite form.
फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट लाइक एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इज 10%। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, ये बता रहे हैं कि जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है किसी कंट्री का एक कंट्री के अंदर वो कितना है, 10% है। तो क्या हुआ, एक इतने सारे के सारे फैक्ट, देखो भैया इन्फ्लेशन निकालने के लिए ये तो है नहीं कि हमने सिर्फ थोड़े बहुत डाटा ही लिखा होगा, डाटा तो बहुत मास में होगा, मतलब बहुत सारा लिखा होगा। उस डाटा को क्या करना, हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स से हमने उस डाटा को क्या करा होगा, प्रेजेंटेटिव फॉर्म में लेकर आए होंगे कि भाई एनुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10% है। इज मोर कन्विंसिंग दैट स्टेटमेंट लाइक प्राइसेस आर राइजिंग। अब ये जो हमने बोला इन्फ्लेशन रेट क्या है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज 10%, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है टू प्रेजेंट फैक्ट इन द डेफिनेट फॉर्म। अब एक डेफिनेट फॉर्म में हमें आंसर मिल गया ना, कितने से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, 10% से बढ़ रहा है। लेकिन अब अगर वही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत बेकार लगता है ना बोलना कि प्राइस बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं लेकिन कितने बढ़ रहे हैं, कोई डेफिनेट फॉर्म थोड़ी ना पता है। तो स्टैटिस्टिक्स का दूसरा फंक्शन क्या है कि वो डाटा को, फैक्ट को प्रेजेंट करता है डेफिनेट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, ताकि आप लोग क्या कर सको, फैक्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सको। ये थर्ड फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। Comparison is one of the main function of statistics as the absolute figures convey a less concrete meaning. For comparison of data, various statistical methods like average rates, percentage ratio etc. are used. अगर आपको डाटा को कंपेयर करना है तो यहाँ पर किन टूल्स का, किन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो आप, एवरेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रेट्स का यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि भाई पिछले ईयर किसी भी कंट्री ने कितनी नेशनल इनकम परसेंटेज में थी, और इस साल की जो हमारी इनकम पर वो परसेंटेज में अगर हम कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री में नॉट बी ऑफ मच यूज अनलेस वी नो द पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री। अब हमें कंपेयर करना है किससे, डेवलपिंग कंट्री का पर कैपिटा इनकम और डेवलप्ड कंट्री का पर कैपिटा इनकम। तो ये तो है नहीं सिर्फ डेवलपिंग कंट्री, और आप क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की मदद से एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में पर कैपिटा इनकम को लेकर के क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये तो कॉमन सी बात हो गई, हमने अभी तक क्या करा, हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एक डेफिनेट फॉर्म में लिख रहे हैं और उसे कंपेयर कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई हम डेवलपिंग कंट्री है अभी, इसलिए हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करके, प्लानिंग को फॉर्मुलेट करके इतनी मेहनत करी थी ताकि हम क्या करें, प्लानिंग और पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड देयर एनालिसिस। आपने एनालिसिस की थी ना यहाँ पर, इन्फ्लेशन रेट कितने 10%, ये एनालिसिस तो हो गया। बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड शेप देयर पॉलिसीज। बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर अपनी एक्टिविटी, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को पॉलिसीज़ के हिसाब से शेप में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंट्री भी हो सकती थी, यहाँ पर सिर्फ बिजनेसमैन ही बोला गया था। यहाँ पर आप लोग इस बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर के एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं बिजनेसमैन का बता सकता हूँ आपको। एक कंपनी आपस में ही क्या कर रहे हैं, अपने ही ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर रही है पूरे पिछले साल का इस साल से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसे पता चल जाएगा कि भाई किन किन रीज़न से मुझे प्रॉफिट इतना नहीं हुआ लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो वो अपनी पॉलिसी को, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को क्या कर शेप में ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। आप फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाने में क्या करेगा, ये स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा। एज बिजनेसमैन इज फुल ऑफ बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। एक बिजनेस में बहुत से रिस्क होते हैं, आपको पता ही होगा कि बिजनेस जो होता है ना वो कभी भी बिना रिस्क के नहीं चलता। ये बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस होता है उसमें फुल ऑफ रिस्क होते हैं एंड अनसर्टेनिटीज़, कुछ भी हो सकता है,
कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस। अगर आप एक करेक्ट फोरकास्टिंग कर लें कि भाई आगे चल के शायद ऐसा ही हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस आने वाले रिस्क को, उस आने वाली अनसर्टेनिटीज से मिलने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एक्सेट्रा हेल्प इन मेकिंग प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। देखो यहाँ पर मैं आपको टाइम सीरीज एनालिसिस के हिसाब से एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखो टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास 2015 का भी नेट प्रॉफिट है। ठीक है, 2015 का नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 2 लाख, और 2016 का कितना है हमारा 4 लाख। ऐसे ही करते करते अब आप क्या कर सकते हैं, चलो 2017 भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये कितना है हमारा 5 लाख। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला अगर हमारी पॉलिसीज़ इस तरह से थी, और अगर हमने पॉलिसी में चेंज करा है तो 1 लाख की प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 2018 के लिए भी अगर हम सेम पॉलिसी रखते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है। हम देख रहे हैं कि 1 लाख तो आराम से निकल रहा है, तो 1 लाख हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि इतना प्रॉफिट शायद हमें और अगले साल मतलब मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, टाइम सीरीज़ की मदद से हमने फोरकास्टिंग करी ताकि हम आगे आने वाले टाइम के लिए थोड़ा तैयार रहें। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ये सजेस्ट किया जा सकता है कि शायद ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ की क्या है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, बट हैज़ नॉट येट बीन फाउंड टू बी अ ट्रू और करेक्ट। बट ये फाउंड नहीं किया गया है अभी तक कि ये सच है, सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का पॉसिबल होना, सजेस्ट हो जाना कि पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो है कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसकी जो आपने जो बताया ये हाँ हो सकता है, लेकिन ये कहीं प्रूफ नहीं है, ये कहीं पर फाउंड नहीं किया गया कि ये सच में सही है या फिर गलत है। इस टर्म को बोलते हैं हाइपोथेसिस। ओके, statistical methods are extremely useful in formulating and testing of hypothesis. For example, with the help of statistical techniques का use करके we can test the hypothesis। हम hypothesis को टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये possible explanation है या नहीं है। ठीक है, whether a rise in the railway fare will affect passenger traffic or not। देख सकते हैं कि जो हमने प्राइस बढ़ाए हैं रेलवे के अंदर, जो किराया हमने बढ़ाया है, क्या ये पैसेंजर के ट्रैफिक को कम करेगा, अफेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये किसकी मदद से कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। Statistics enable people to enlarge their horizon. It sharpens the faculty of rational thinking and reasoning. ये शार्पन करता है किनको, रैशनल थिंकिंग में और रीजनिंग में, and is helpful in propounding new theories and concept। अब भाई इतने एक्सपीरियंस हमें एक किसी इंडिविजुअल की नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, यूज़फुल है, क्योंकि आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसे लिख सकते हैं। अब आप वहाँ पर अच्छी तरीके से रीजनिंग कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छी करेक्ट थ्योरी प्राप्त कर सकें। दैट इज 7 पॉइंट टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने 3-4 टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि सिंगुलर सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसमें स्टेजेस भी बता दिए थे। फिर दूसरा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन द प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस। थर्ड टॉपिक व्हाट इज द एम्पिरिकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 7 पॉइंट थे यहाँ पर, आपको बता दिए गए हैं। अब आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।